असर आता है, तो मैं थोड़ा सुनने के लिए तैयार थी कि वो बताएँ क्या-क्या उसका कारण है। तो फिर एक तो उन्होंने बताया कि दूध के प्रोडक्ट से जो म्यूकस आकर के बनता है छाती में, तो उसका जो कोल्ड और कॉफ़ इत्यादि उसका बड़ा गहरा संबंध है। फिर और आगे चल कर के पता चला कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर दूध का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि उस समय चाइना की बात, आजकल तो वो भी शायद बात बदल चुकी है। परंतु जिन देशों में दूध नहीं इस्तेमाल होता है अधिक डाइट में, वहाँ पर कैंसर की बीमारी भी कम आती। तो ये सब बातें मैं सुनती रही भिन्न-भिन्न स्थानों से। परंतु फिर वो समय आया जबकि एक 45 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मैंने देखी, जिसका नाम था काओस्पिरेसी। तो जब वो बात मैंने देखी, तो उससे ये पता चला कि जो लोग कहते हैं कि दूध तो बहुत शुद्ध चीज़ है, श्री कृष्ण भी दूध की चीज़ें खाते रहे, उसको बहुत पसंद आती थी और फिर साथ-साथ घी का मटका या बटर का मटका उसने भी चोरी की, ये सब कहानियाँ श्री कृष्ण के संबंध में हम भारत में सुनते रहे। परंतु इस डॉक्यूमेंट्री में शायद आज तक भी वो कहाँ पर आप लोगों को मिल सकती, परंतु ये शायद करीब 10 वर्ष पहले की बात है या शायद उससे भी अधिक। तो उसमें ख़ास ये उन्होंने बताया था कि बहुत ही बुरी गति होती है गौ माँ की, जबकि उसको बार-बार इंसेमिनेट किया जाता है और फिर जैसे ही बछड़ा पैदा होता, तुरंत ही उसको अलग किया जाता, ताकि माँ और बच्चे का संबंध ज़्यादा अधिक न रहे। परंतु आप सोचो कि कोई भी माँ, चाहे वो जानवर माँ हो, परंतु उसको क्या फीलिंग्स होंगी जब इस तुरंत ही जन्म देते ही उस बछड़े को अलग किया जाता। और उसमें भी फिर ये बात थी कि बछड़ा यदि मेल है, तो तुरंत उसका खात्मा कर देते और बाकी बछड़ी यदि है फीमेल तो फिर उसको रख लेते हैं ताकि आगे का मिल्क प्रोडक्शन का भी मिलता रहे। तो बहुत ही हिंसक रीति से आजकल दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। कहीं फिर मुझे कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं भारत में ऐसे नहीं है। मैं नहीं मानती। कारण स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि जहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन है, कहाँ न कहाँ नज़दीक पर मीट प्रोडक्शन भी अधिक चलती रहती है। उसमें भी आप लोगों को ये बहुत सुन कर के आश्चर्य होगा कि कौन-सा देश है जहाँ से सबसे अधिक बीफ का एक्सपोर्ट चलता है धंधा? भारत। आप सोच सकते हैं? जहाँ पर इतना गौ माता के लिए लोग हैरान होते हैं और उसी देश से बीफ प्रोडक्शन मैक्सिमम चल रहा है विश्व के हिसाब से। तो ये बातें सब जो मैंने देखी और सुनी, बहुत 45 मिनट्स में तो बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाता। तो वो जब सारा देखा और सुना, तो मैंने सोचा कि जबकि मैं बचपन से ही वैष्णव तो थी ही, परंतु अभी मुझे उसमें भी चेंज लाना होगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि दूध पीना उस तरह से तो ज़्यादा तो कभी किया ही नहीं था। परंतु हाँ, जैसे चीज़ है या दही है, ये पसंदी की चीज़ें थी, परंतु वो भी फिर बंद कर दिया और फिर तो उसके बाद में तो जैसे वीगनिज़्म का पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर तो फिर कोई बात की अभी कमी नहीं है। ओट मिल्क मिलता है, आलमंड मिल्क मिलता है, कोकोनट मिल्क मिलता है, राइस मिल्क मिलता है, भिन्न-भिन्न प्रकार से। और उसमें भी दही भी कोई कोकोनट का बना हुआ, कोई सोया का बना हुआ, भिन्न-भिन्न रीति से दही भी मिलती है। और चीज़ भी आजकल तो हम वैसे इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें फिर केमिकल्स बहुत सारी यूज़ होती है। तो जो चीज़ छोड़ी तो छोड़ी, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। टोफू तो बहुत एक एग्ज़ाम्पल है जो सब तरफ आजकल मिलता है और वो यदि आप पनीर पसंद करते हैं तो उसके बदले में टोफू आप डालो, कईयों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हम टोफू खा रहे हैं। परंतु
ज़्यादा ये चीज़ या योगर्ट्स हम इस्तेमाल कम ही करते हैं क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स भी उसमें आ जाती। तो मैंने देखा कि डाइट चेंज करने से कुछ मिसिंग की फीलिंग नहीं आई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तबीयत के लिए होगा कि तबीयत ठीक है, परंतु मैं ये कहूँ कि डेयरी छोड़ने के कारण से ये हुआ, मैं कोई वो सीधा नहीं बता सकती कि तुरंत ही तबीयत में उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वैसे भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा था। शायद इसी कारण से उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। परंतु ये तो मैं कहेंगी कि मानसिक वृत्ति में जो हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म, आप सोचो आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए ये एक विशेष गायन आता है, अहिंसा परमो धर्म। तो हम कहाँ तक इस बात को स्वीकार करके उस अनुसार हम कर रहे हैं, वो हर एक को देखना होगा। और यदि आज तक भी हम दूध के लिए हैरान होते हैं, बटर के लिए आद, तो उसका असर मेरे मन के ऊपर क्या पड़ रहा? तन का तो चलो कहाँ पर बीमारी थी, वो चली गई, छूट गई, परंतु बेशक उसका तुरंत नज़र ना भी आए, परंतु मन को तो एक शांति मिलेंगी कि हाँ, अभी हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है अहिंसा के मार्ग पर। तो मुझे लगता है कि जितना इस बात का भारत में प्रचार होगा और ख़ास करके ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो उसका फ़ायदा ही है। बाकी यदि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम सोचें, उसमें भी जो डेयरी प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन है, उसका बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस की बात आती है। जो मीथेन गैया के पेट में जमा होती फिर वो निकालते हैं, तो मीथेन गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, उसका बहुत टन्स का हिसाब है जो हवा में फैलता है। परंतु जितनी ज़मीन आपको 1 किलो वेजिटेरियन डाइट के लिए चाहिए, मीट डाइट 1 किलो 8 गुना इतनी ज़मीन चाहिए मीट डाइट के लिए। यदि 1 किलो पानी का चाहिए वेजिटेरियन डाइट के लिए, 8 गुना पानी चाहिए मीट डाइट के लिए। तो हेल्थ के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, स्पिरिचुअल हिसाब से, ये 3 बातों के हिसाब से वीगन डाइट अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि बाबा को हम भोग लगाते हैं और हम चाहते हैं कि हर प्रकार से शुद्धि हो। तो यदि हम वो सारा ध्यान रख कर के भोग तैयार करते हैं शुद्धि से,